जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज कवर करेंगे आदिकाल का लगभग 50 MCQ जो हर परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ में आए हुए हैं। इसीलिए आज का क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। भूल करके भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास में आपका भविष्य जो है छिपा हुआ है सफलता असफलता का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, नानक देव, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है प्यारे साथियों? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये खड़ी बोली का जनक माने जाते हैं। क्या जनक मतलब पिता, जिन्होंने जन्म दिया हो, ठीक है, प्रथम कवि भी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है। अमीर खुसरो जो है इनकी रचना किस रूप में मिलता है? तो मुकुरियों के रूप में मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पहेलियों के रूप में, ये ध्यान रखेंगे, पहेलियाँ के रूप में। उसके बाद नानक देव, नानक देव जो हैं ये सिख धर्म से रिलेट करते हैं। तुलसीदास ये भी है महान कवि हैं, ठीक है, भक्ति काल का। किस काल का? तो भक्ति काल का। और तुलसीदास, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ये भी सिख धर्म से बिलोंग करते हैं। सेकंड है अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, किसने किया था? भरत मुनि, पतंजलि, राजशेखर, भामक ने। तो अभ्रंश शब्द का, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर पतंजलि ने किया था। बी ऑप्शन मेरा सही है। तो अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने तो किया था, ये बात सत्य है। लेकिन अब यहाँ पे अभ्रंश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या आते हैं प्यारे साथियों? तो फर्स्ट कहेगा कि अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? अभ्रंश का वाल्मीकि यदि कहेगा तो स्वयंभू को आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्वयंभू को, ठीक है, अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। और यदि पूछेगा अभ्रंश का भाभूति कहेगा तो पुष्प दंत को लगाएंगे, पुष्प दंत, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, तीन। अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, अभ्रंश का भाभूति पुष्प दंत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भरत मुनि ने अभ्रंश के नाम दिया है। भरत मुनि ने अभ्रंश के क्या नाम दिया था? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। तो भरत मुनि ने अभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अभ्रंश जो है वह देश भाषा। केवल भरत मुनि ही ने नहीं कहा है देश भाषा, बल्कि एक यार विद्वान है, उनका नाम है विद्यापति। इन्होंने बोलचाल की भाषा को, ठीक है, बोलचाल की भाषा को या विभिन्न बोलचाल की भाषा को देश भाषा कह करके भी संबोधित किए थे। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। विद्यापति जिनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनका बहुत सारे नाम है विद्यापति का, केवल एक नाम नहीं, बहुत सारे नाम से इनको उपाधि मिला है। 4 क्वेश्चन है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। किस काल से? तो जन्म काल के। कभी कभी पूछेगा रचना की दृष्टि से, ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखना रचना की दृष्टि से कौन से। तो दोनों पॉइंट को आपको, दोनों फैक्ट को, दोनों सिस्टम को आपको समझना होगा। ए जगनीक, खुसरो, श्रीधर, पाठक, चंद्रबरदाई। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे को चंद्रबरदाई का जन्म सबसे पहले हुआ था, ठीक है। किसका? चंद्रबरदाई का। कब हुआ था? तो 1168 ईस्वी में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1192 ईस्वी में। उसके बाद जगनिक का आता है। यदि जगनिक कहेगा तो 1173 जरूर लगाएंगे, ध्यान रखें। अमीर खुसरो को 1253 ईस्वी में इनका जन्म होता है, अमीर खुसरो को, और मृत्यु 1325 ईस्वी में। तो ये मेरा क्लियर हो गया, ऑप्शन सी दोस्तों। 5 है पृथ्वी रासों के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपति नाल्हा। तो पृथ्वी रासों किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई के द्वारा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के सारे इसके उपदेश
उनकी कर्तव्य निष्ठा इत्यादि चीज़ों के बारे में चंद्रवर दाई उनके दोस्त थे, उन्होंने लिखा है। पृथ्वी रासो, ठीक है, अमीर खुसरो ने मुकुरियाँ पहेलियाँ और खालिक बारी 2 सुखने गजल रचना की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो ने मुकुरियाँ पहेलियाँ खालिक बारी और 2 सुखने गजल रचना भी किए हैं। जगनिक ने परमाल रासो, और जगनिक ने क्या रचे, परमाल, ठीक है, परमाल रासो की रचना की है। किसने, जगनिक ने। और नरपति नाल्हा ने विसल देव रासो, नरपति नाल्हा ने क्या लिखे हैं, तो विसल देव रासो की रचना किए हैं। ध्यान रखेंगे। अब इसे ट्रिक से समझेंगे। नर जो होता है विष देता है, नर जो देता है क्या देता है, नर विष देता है या पीस देता है, तो विसल देव रासो। जग में है परम, क्या है, जग में है परम पिता, तो परमाल रासो। तो भूलेंगे नहीं इस तरह से ट्रिक से। ठीक है। 6 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। क्या क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा ग्रंथ, ठीक है, लौकिक चरित्र माना जाता है। भविष्यत कथा, योगसार, परमात्मा प्रकाश, पाहुड़ दोहा। तो इनमें से कौन सा लौकिक चरित्र, मतलब लोक चरित्र माना जाता है, लौकिक चरित्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर ए, भविष्यत कथा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है भविष्यत कथा का, सो भी ध्यान रखेंगे। भविष्यत कथा, जबकि योगसार ठीक है, परमात्मा प्रकाश, इनकी रचना है। किसका, योगसार परमात्मा प्रकाश के लेखक जोइंदू हैं। तो जोइंदू जो हैं यहाँ पे दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन परमात्मा प्रकाश के लेखक यदि आपसे पूछेगा तो जोइंदू को लगाएंगे। ठीक है, इनकी रचना है परमात्मा प्रकाश। पाहुड़ दोहा के लेखक किनका है, राम सिंह का, राम सिंह। ठीक है, पाहुड़ दोहा की रचना का राम सिंह हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। धनपाल जो हैं चरित्र काव्य, ठीक है, लौकिक चरित्र काव्य धनपाल कृत है। लौकिक चरित्र यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो लौकिक चरित्र जो है ये धनपाल, ठीक है, धनपाल कृत है। और भविष्यत कथा, ठीक है, यदि पूछेगा भविष्यत कथा के बारे में, तो भविष्यत कथा कहता है लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, ये भविष्यत कथा। ठीक है, अर्थात ये मेरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है। नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब होता प्रारंभ करता। ठीक है, प्रवर्तक मतलब प्रारंभ करता कौन है, तो गोरखनाथ लगाएंगे दोस्तों। क्या है, गोरखनाथ, जिन्होंने नाथ संप्रदाय के आरंभ में आराध्य, इनका कौन थे, गोरखनाथ जो हैं ये शिव के आराध्य थे, शिव की पूजा करते थे। ठीक है, आज भी गोरखनाथ जितने भी शिव का, ये हठ योग होते हैं। क्या होते हैं, ये हठ योग साधना में विश्वास करते हैं। ठीक है, हठ योग साधना पद्धति को अपनाते हैं। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदरनाथ, ठीक है, मच्छंदरनाथ को मानते हैं। ठीक है, नाथ पंथ बोधि की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। किससे, तो बोध, ठीक है, बोधों के वज्रयान शाखा से। यदि पूछेगा आपसे, क्वेश्चन करेगा कि किस शाखा से माना जाता है, तो वज्रयान शाखा से माना जाता है नाथ पंथ। ठीक है, बोधों के कौन सा पंथ, तो नाथ पंथ। ध्यान रखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद नाथों में गोरख रक्षक सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों का निम्नलिखित गिनाए गए हैं। 9 नाथ हुए हैं, गोरखनाथ में 9 नाथों का जिक्र किया गया है। कौन कौन है, इसको भी आपको ध्यान रखना। जैसे पहले नाथ के रूप में यदि आपसे पूछेगा तो ध्यान रखेंगे नागा, ठीक है, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन। सेकंड है जड़, ठीक है, जड़ भरत। उसके बाद थर्ड है हरीश चंद्र। 4 है सत्य नाथ। उसके बाद 5 है भीम नाथ। ठीक है, नेक्स्ट है गोरख। 6 में है गोरक्षक, ठीक है, गोरक्षनाथ या गोरखनाथ, इनको 2 नाम से भी जाना जाता है।
ये सब चीज़ें के ध्यान रखना। कितने होते हैं गोरखनाथ? तो 9 हुए थे, ठीक है। इनकी नाथों की संख्या यदि पूछेगा तो 9 लगाएंगे। उसके बाद गोरक्षक नाथ चरपट नाथ भी हुए थे दोस्तों, चरपट नाथ हुए थे, और जलंधर, ठीक है, जलंधर नाथ। नेक्स्ट है मलयाजुन, ठीक है, मलयाजुन, ये हुए थे। तो 9 नाथ हुए थे। यदि पूछेगा नाथों की संख्या कितना है तो लगाएंगे 9। क्वेश्चन है राहुल सकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? राहुल सकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुईपा को, सरहप्पा को, सबरप्पा को, चंद्रबर दाई के। आंसर जो मेरा है वह सरहप्पा जी है। इनका समय सीमा 69 ईस्वी, ठीक है, 769 ईस्वी। बचन सिंह ने आक्रोश का कवि, ठीक है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा जी को कहते हैं, ठीक है, मानते हैं कि आक्रोश, ध्यान रखेंगे, आक्रोश मतलब होता है जैसे क्रोध, ठीक, आक्रोश की भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो किसने किया है? तो सरहप्पा जी ने किए थे। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से सबरप्पा जो थे सरहप्पा के शिष्य थे, सबरप्पा जो थे ये सरहप्पा के शिष्य थे, ऐसे ध्यान रखेंगे। सरहप्पा जी थे ये किनका शिष्य थे? तो सबरप्पा का, ठीक है, सॉरी, सबरप्पा जो थे वो सरहप्पा के शिष्य थे, ठीक है। सरहप्पा के शिष्य कौन थे? उसके सबरप्पा जो सरहप्पा के शिष्य थे, लुईपा के गुरु, लुईपा के गुरु थे, ठीक है। लुईपा यहाँ पे दिया हुआ इनके गुरु थे। तो ध्यान रखेंगे ऐसा पॉइंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवर दाई का हिंदी का प्रथम महाकवि किसको मानते हैं? तो पृथ्वी राज रासो को। यहाँ पे पृथ्वी राज रासो दिया हुआ है, इसीलिए राहुल सकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो होते हैं ये प्रथम, ठीक है, महाकवि पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, और प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। प्रथम कवि चंद्रवर दाई, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। 9 है इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? सरहप्पा, ठीक है, मच्छंदर नाथ, कंडप्पा, गोरखनाथ। सबसे पुराने सिद्ध, सबसे पुराने सिद्ध, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिक काल क्रम के अनुसार कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी किसी तरह। तो मच्छंदर नाथ जो हैं सबसे पुराने हैं, सिद्धों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ जी हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाते हैं सरहप्पा, ये पहले भी बताए थे। इनकी रचना दोहा कोश है, सरहप्पा का दोहा कोश, ठीक है, दोहा कोश इन्हीं की रचना सरहप्पा का। ये सब पॉइंट आप भूलेंगे नहीं। और हिंदी का प्रथम कवि। उसके बाद कन्हप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे, ठीक है, जिनकी रचना दोहा कोश है, ठीक है। कन्हप्पा जो है, यहाँ कन्हप्पा लिखा हुआ है, यहाँ कन्हप्पा होगा दोस्तों। कन्हप्पा जी जो हैं सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ विद्वान है और सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। तो कन्हप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान है तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनकी ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक ले। 10 है बिसलदेव रासो के नायिका का नाम बताइए। राजवती, रूपमती, मृणालवती, राजमती। तो बिसलदेव रासो की नायिका, ठीक है, बिसलदेव रासो के नायिका कौन है? ऑप्शन डी, ठीक है, राजमती। राजमती जो है वे बिसलदेव रासो के, ठीक है, नायिका के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। उसके बाद नल, इनके 4 खंड हैं, ठीक है। श्रृंगार रस प्रधान है इनमें, किसमें? बिसलदेव रासो में श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस प्रधान है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो। तो वीर काव्य परंपरा का प्रथम रासो क्या है? तो वह है बिसलदेव रासो, वीर काव्य का। कभी आपसे पूछेगा वीर काव्य का प्रथम, तो बिसलदेव रासो को लगाएंगे, ठीक है। वीर काव्य का परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो है। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग, ठीक है, बिसलदेव रासो ने किया था। 12 मतलब 12 मासा मतलब 12 महीना का जिक्र बिसलदेव रासो में किया गया है। तो वीर रस, श्रृंगार रस बिसलदेव रासो में, ठीक है,
बारहमासा सर्वप्रथम जो ऋतु का वर्णन किया गया है। अरवीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो। ठीक है, तो यहाँ से 4 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। 11 है आदिकाल रासो साहित्य के प्रमुख प्रवृत्ति संबंधित कौन सा कथन सही है। इन साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। बी युद्धों का संजीव वर्णन इस साहित्य में अंत्यम विशेषता है। सी है इनमें से शौर्य विलासिता का स्वाभाविक जीवंत चित्रण हुआ है। डी है श्रृंगार रस वीर रस एवं एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति वह ये ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, आदिकाल में तो ध्यान रखेंगे आदिकाल में सुंदर चित्रण किया गया है और यह प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या रहा है, तो यहाँ पे युद्धों का संजीव चित्रण किया गया है, अंतिम विशेषता रही है। इसमें शौर्य विलासिता का स्वाभाविक जीवन चित्रण हुआ है। सी है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं के बारे में, तो यहाँ ये ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही है। उसके बाद इसमें शौर्य विलासिता का स्वाभाविक जीवन चित्रण किया गया है। और डी है श्रृंगार रस और वीर रस की एक साथ चित्रण इसी महत्वपूर्ण विशेषता के लिए जाना जाता है आदिकालीन रासो। 12 विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली के, कृति पताका, कृतिलता, उपयुक्त में सभी। तो क्या कहते हैं, विद्यापति को मैथिल कोकिल का जो उपाधि प्राप्त हुई है, ठीक है, वह किस आधार पे हुआ है। ऑप्शन ए पदावली के आधार पर। ही अब बात करेंगे यहाँ पे पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए, क्योंकि पदावली की रचना विद्यापति ने ही किया था दोस्तों। ठीक है, और मैथिल भाषा में किया गया। किस भाषा में, तो मैथिल भाषा में किया गया है। कौन सा रचना, पदावली। आपसे पूछेगा कि यहाँ पे इनका 3 रचना है, ठीक है, तो पदावली किस भाषा में किया गया है, तो मैथिल भाषा में। कृति पताका, कृतिलता ये अवहट भाषा में किया गया है। ठीक है, ये अवहट लिखेंगे, अवहट, 2 चीज़ ध्यान रखेंगे, ये दोनों की रचना अवहट में हुआ है और पदावली मैथिल में हुआ है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कृति पताका, कृतिलता विद्यापति का ही रचना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हरप्रसाद शास्त्री, इनको क्या क्या उपाधि देते हैं, तो हरप्रसाद शास्त्री जो हैं, उसके बाद हरप्रसाद शास्त्री हैं, बाबूरचन, वज्रनंदन शाह हैं। ठीक है, ऐसे रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो बहुत सारे जो हैं इनको उपाधि देते हैं। रामचंद्र शुक्ल भी देते हैं, श्याम सुंदर देते हैं, ध्यान रखेंगे, इन सभी ने उपाधि देते हैं। जैसे विद्यापति को श्रृंगार भक्त एवं रहस्यवादी कवि का माना है। ठीक है, तो श्रृंगार कवि किन्होंने माना है, तो ध्यान रखेंगे, जैसे हरप्रसाद शास्त्री ने श्रृंगारिक कवि कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारिक कवि कहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनको कहा, सुभद्रा झा है, उसके बाद राम कुमार वर्मा है। ठीक है, ये भी इनको क्या बोलते हैं, श्रृंगारिक कवि कहते हैं। अब भक्त कवि के रूप में अब चलते हैं भक्त कवि। तो भक्त कवि के रूप में दोस्तों किनको किनको कहा जाता है, बाबू वज्ररतन दास। ठीक है, बाबू वज्र नंदन दास, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये भक्त कवि कहते हैं। रहस्यवादी जो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय विद्यापति को कहते हैं। ठीक है, रहस्यवादी कह करके संबोधित किए हैं किनको, तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने विद्यापति को। ठीक है, ग्रियर्सन, ये ध्यान रखेंगे, ग्रियर्सन ने रहस्यवादी। उसके बाद नागेंद्र नाथ गुप्त, ये भी रहस्यवादी कवि कहते हैं, किसको, तो विद्यापति को। जनार्दन मिश्र, ये भी रहस्यवादी कह करके विद्यापति को संबोधित किया है। तो ये सब पॉइंटों का आपको नोट कर लेना है, क्योंकि बार बार ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसलिए आपको हमेशा इन क्वेश्चन के बारे में ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रबल बाला रास की रचिता कौन है। जिनदत्त धर्मसूरी, विजय सेन सूरी, जिनदत्त सूरी, आशुक। चंद्रबल रास के रचिता कौन है, आंसर डी, आशुक कवि है। कौन है, आशुक कवि। जिनदत्त सूरी के द्वारा स्थूल भद्र ये इनका रचना है। उसके बाद विजय सेन के द्वारा रेवंत, ठीक है, रेवंत
गिरिरास इन्हीं की रचना है दोस्तों। जिनदत्त सूरी के द्वारा उपदेश रसायन, जिनदत्त सूरी के द्वारा उपदेश, ठीक है, रसायन, रास, उपदेश रास, और चरचरी ये भी इन्हीं का है, जिनदत्त सूरी का, ठीक है, चरचरी, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है काल स्वरूप, काल स्वरूप इन्हीं की रचना है। उसके बाद काल स्वरूप कुल्लक, ये तो जिनदत्त सूरी के ये 3-4 रचना, उपदेश रसायन, चरचरी, काल स्वरूप, कुल्लक, ये जिनदत्त सूरी का रचना है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, अमावस्या के घिरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी घुसूर, नाद के घरी व्यंद गरजे, बाजत अरहत तुर, उपयुक्त काव्यांश में अनहद, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा कि स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम आपको बताना है, जैसे गोरखनाथ, जलंधरनाथ, नामदेव। तो यह जो है प्रयोग है अनहद नाथ, यह किसने किया है? आंसर बी, गोरखनाथ ने किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये काव्यांश जो है अनहद नाथ की स्थिति व्यक्त करने वाले योगी जो हैं वे गोरखनाथ जी हैं, ठीक है। 15 है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग किया गया नहीं है, ठीक है। नहीं के बारे में चल कर रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा है। किसने नहीं किया है कड़वकबद्ध शैली का, ठीक है। जम्बू स्वामी चरु, 5 चरु, पाहुड़ दोहा, महापुराण ने। तो आंसर सी, पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। कड़वक शैली का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इसमें किया गया है जाहूँ जम्बू स्वामी में किया गया है, ठीक है। इसमें कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 5 चरु में भी कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखेंगे, ये सब पॉइंटों को नोट कर लेंगे। उसके बाद महापुराण में भी कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ठीक है। कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है, ये सब 3 रचना में, जाम्बू स्वामी चरु, ठीक है, 5 चरु, महापुराण, इसमें कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। बाकी में नहीं किया गया, वह है पाहुड़ दोहा में नहीं किया गया दोस्तों। फिर 16 कहता है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा संध्या भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी रचनाओं को, ठीक है, इनकी भाषाओं को वाणियों का भाषा या संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध भाषा, नाथ भाषा, सूफी या कबीर, किनकी भाषाओं को वाणियों की भाषा कहा है दोस्तों? बहुत अच्छा आंसर, ये सिद्धों की भाषा जो संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है, सांधा भाषा के नाम से जाना जाता है, वह सिद्ध की भाषाओं को, ठीक है। ऑप्शन ये बिल्कुल मेरा सही है। वाणियों की भाषा सांधा भाषा के नाम से साहित्य में जाने जाते हैं। और सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि, ठीक है, सिद्ध साहित्य। अब सिद्ध साहित्य में कौन आते हैं, ध्यान रखेंगे, सरहप्पा जी आते हैं, जो प्रथम कवि माने जाते हैं राहुल सकृत्यायन के द्वारा, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और अन्य इनका है सरोजवर्ज, राहुल सकृत्यायन का ही है सरोजवर्ज, ठीक है। राहुल भद्र नाम से भी इनको जाना जाता था, राहुल ठीक है, राहुल सरहप्पा को राहुल भद्र इनका नाम था सरहप्पा का। तो सरहप्पा का 2 नाम था, इनकी अन्य सरोजवर्ज, राहुल भद्र आदि नाम से इनका था, ठीक है। सरोजवर्ज, राहुल भद्र, ये सरहप्पा का ही नाम था दोस्तों। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इनकी अन्य जो है सरहप्पा को माना जाता है, इनकी अन्य सरोजवर्ज, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। और सिद्धों में सबसे पुराना सरपाद है, सबसे पुराने जो हैं सरपाद जी हैं सिद्धों में, सरपाद जी हैं सबसे पुराने सिद्ध, सबसे पुराने सिद्ध सरपाद जी हैं, ठीक है। 18 है, आदिकाल के किस कवि को, ठीक है, आदिकाल की किस कवि की भाषा हिंदी में वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट है? चंद्रवरदाई की, ठीक है, अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की, मुल्ला दाऊद की। तो किस कवि की भाषा जो है हिंदी के निकट मानी जाती है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और
आदिकाल के किस कवि को सर्वाधिक निकट माना जाता है और वर्तमान में यह भाषा हमारे चल भी रहे हैं? ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा सही है, अमीर खुसरो जी की। और अमीर खुसरो की पहेलियों के रूप में, मुकरियों के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, मुल्ला दाऊद, ठीक है, और अमीर खुसरो हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद जो निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा, ठीक है, मुल्ला दाऊद के यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये अवधी भाषा में रचना ज़्यादा करके लिखा करते थे मुल्ला दाऊद। ठीक है, और चौपाई छंद में चंदायन नाम कृति इनकी रचना है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद का ही रचना है, चंदायन। ठीक है, और ये रचना 1300 कब लिखी है? 1379 ईस्वी में चंदायन की रचना काल है, 1379 ईस्वी में। मुल्ला दाऊद को राजकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना है। मुल्ला दाऊद को राजकुमार, ठीक है, राजकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि माने हैं। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंद्रयान को लोर कहा है। क्या कहा? चंद्रयान को इसको लोर की लोर, ठीक है, लोर कथा कहा है, लोर कहा है, लोर कथा या लोर कहा, कहीं कहीं पे लोर कथा के नाम से भी जिक्र है। ठीक है, लोक कथा के नाम से भी, लोर कथा के नाम से भी जिक्र है। तो ये सब आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। किसको? तो चंद्रयान को। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट यदि आप नोट कर लेते हैं, ध्यान रखते हैं माइंड में, तो आपका एक भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में छूटने वाली नहीं, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट है पृथ्वी रासो, विद्यापति, कृतिलता, कृतिपता, ये सब। उसके बाद क्या है कि अमीर खुसरो की कृतियाँ 100 बताई जाती है। यदि पूछेगा अमीर खुसरो के बारे में तो इनकी कृतियाँ 100 बताई जाती है। ठीक है, इतना से अधिक, जो कि सुखने, मुकरियाँ, गजल आदि के रूप में फेमस है। खालिक बारी इन्हीं की है। ठीक है, खालिक बारी और मुकरियाँ। ठीक है, नेक्स्ट वन, दो सुखने इन्हीं की रचना है दोस्तों। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार भयानक रस, विभत्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र, श्रृंगार, वीर, शांत। तो पृथ्वी रासों में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता पाई गई है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही है। और पृथ्वी रासों को सुख सुखी संवाद रूप में रचित किया गया है। पृथ्वी रासों को सुख, ठीक है, सुखी संवाद भी कहा गया है। ध्यान रखेंगे, सुख सुखी संवाद भी कहा जाता है। किसको? पृथ्वी रासों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई हिंदी का महाकवि, प्रथम कवि इत्यादि माने जाता है। कौन? पृथ्वी रासो। लास्ट क्वेश्चन है आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति, भला हुआ जो मारिया बहनी महारा किंतु लजेंज तू व्यांसी अहुजा भगा घर एंतु, किसके ग्रंथ में मिलती है? क्या क्वेश्चन कहता है? भला हुआ जो मारिया बहनी मारा तू लेजेज तू वाइस भंगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है आदिकाल काव्य की ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आदिकाल काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति है। क्या है? भला हुआ
जो मारिया बहनी महरा कंतु लजेंज तू व्यांसिस अहुजा भगा घर एंतु किसकी ग्रंथ से मिलती है? विद्याधर, हेमचंद्र, जगनीक, नरपति, नाल्हा। तो यह रचना कहाँ से लिया गया है? आंसर बी, हेमचंद्र की रचना से लिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा, ठीक है, किसके? गुजरात के, ध्यान रखेंगे, सोलंकी राजा के नाम से एक राजा हुआ करते थे, सोलंकी, क्या नाम है? सोलंकी। ठीक है, इन्हीं की रचना राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबारी कवि थे। सिद्धराज, ठीक है, और जयसिंह उनके भतीजे कुमार पाल और इनके भतीजे कुमार पाल दरबारी कवि थे। आपने पाल वंश की नाम सुना होगा। ठीक है, तो पाल वंश इन्हीं नामों में, इन्हीं दरबारी कवि में आते थे, पाल वंश वगैरह। तो भतीजे कुमार पाल नाम के थे, वे दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख ग्रंथ है किनका? हेमचंद्र का। ठीक है, हेमचंद्र का, जैसे सिद्ध हेमचंद्र, ठीक है, शब्द अनुशासन व्याकरण है, कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृतिक व्याकरण, छंदो उपनिषद, देसी नाममाला कोश, ये हेमचंद्र की रचनाएं हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। कौन कौन है प्रमुख ग्रंथ किनका? हेमचंद्र का। सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन इन्हीं की रचना है। कुमार पाल चरित्र, योगसार चरित्र, प्राकृतिक व्याकरण, ये हेमचंद्र की प्राकृतिक व्याकरण, छंदो अनुशासन या देसी नाममाला कोश। ठीक है, देसी नाममाला कोश इन्हीं की रचना है दोस्तों, किसका? हेमचंद्र का। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया हूं। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।